हेलो फ्रेंड्स, मिडाइवल हिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था रजिया सुल्तान तक हमने कवर कर लिया था। स्लेव डायनेस्टी चल रही थी हमारी। अब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भाई भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो एक वीडियो कंप्लीट देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतना होलिस्टिक कवरेज आपको कोई भी वीडियो यूट्यूब पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो इतना होलिस्टिक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये हिस्ट्री का। जितने भी रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स है मैं एक ही जगह कंप्लीटली करा रहा हूँ। जो अदर अदर बुक से एनसीईआरटी सब पूरा कवरेज। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में जितना इसमें वीडियो में बताऊंगा उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना ही इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब रजिया सुल्तान के बाद क्या होता है? जब रजिया सुल्तान को कैथल हरियाणा में जो चालीसा ग्रुप मेंबर्स उसको मरवा देते हैं, उसके बाद दिल्ली गद्दी में बैठता है बैरम शाह। अब ये कौन है? ये इल्तुतमिश का ही बेटा है। ठीक है, इसका पूरा नाम है मोइजुद्दीन बहरम शाह। ये MNEM है, बहरम शाह। ठीक है, ये भाई साहब के बारे में आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस ये एक काम अपने करते हैं, एक ये पोस्ट का क्रिएशन करते हैं जिसका नाम है नायाब ए मुमालकत। अब ये पोस्ट है क्या? जनरली आप देखेंगे कि मेडावल हिस्ट्री से ये पोस्ट की जो क्वेश्चन होते हैं ये काफी पूछे जाते हैं। तो ये पोस्ट का क्रिएशन करता है बैरम शाह। ये होता क्या है? ये पोस्ट जनरली है ये सब सुल्तान की पोस्ट है। ठीक है, या कह सकते हैं डिप्टी सुल्तान की पोस्ट है। ठीक है, तो जो पोस्ट क्रिएशन करता है ये एक तो डिप्टी भी है, या कह सकते हैं कि सिमिलर टू सुल्तान भी इसको कहते हैं। ठीक है, सिमिलर टू सुल्तान। तो जो ये पोस्ट क्रिएशन होती है तो ये पहला व्यक्ति कौन बनता है? ये अख्तियारुद्दीन ऐतकीन होता है। ये पहला नायाब ए मुमालकत बनता है, या कह सकते हैं सब सुल्तान बनता है। ये है कौन? ये हेड ऑफ चालीसा ग्रुप। चालीसा ग्रुप क्या है? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने इसको बनाया था चालीसा ग्रुप को। ये लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। हमने देखा था कि इल्तुतमिश के टाइम क्या हो रहा है, मंगोल इन्वेजन की खतरा बढ़ते जा रहा है। लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है? इसको टाल देता है। ठीक है, दिल्ली को मंगोल इन्वेजन से बचा लेता है। लेकिन जब बैरम शाह की राज आता है तो इस टाइम मंगोल इंडिया में पहला मंगोल इन्वेजन होता है 1241 में बैरम शाह के। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे सबसे पहला मंगोल इन्वेजन इंडिया में कब हुआ, तो स्लेव डायनेस्टी में बैरम शाह के रेन में, इसके दौरान इसका मंगोल का पहला इन्वेजन इंडिया में होता है। ठीक है, और उसमें लीडर जब मंगोल इन्वेजन होता है उसमें राजा तो बैरम शाह होता है, लीडर कौन होता है? शेर बहादुर जो होता है लीडर होता है। ठीक है, बैरम शाह के बारे में इससे ज्यादा जानने की कुछ जरूरी नहीं है। इसके बाद जो अगला रूलर आता है वो आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बैरम शाह को ये किल कर मार देता है। किल्ड बैरम शाह। ठीक है, और राजगद्दी पे बैठ जाता है। इसके बारे में आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जान लेना कि सीक्वेंस आपको याद रखना है कि बैरम शाह का नेक्स्ट रूलर कौन था? अलाउद्दीन महमूद शाह था। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो है नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, हमने लास्ट में देखा था कि बलवन कौन है? बलवन मेंबर किसका? चालीसा ग्रुप का। और जो इल्तुतमिश था उस समय रूलर क्या था? स्ट्रॉन्ग रूलर था। स्ट्रॉन्ग रूलर था वो। रजिया क्या थी? स्ट्रॉन्ग रूलर थी। ठीक है, इस रजिया को मरवाया किसने था? चालीसा ग्रुप ने मरवाया था। अब इस रजिया के बाद क्या जो रूलर्स आ रहे हैं वो वीक रूलर्स हैं। ठीक है, जब रूलर वीक होगा तो चालीसा ग्रुप की पावर क्या है? बढ़ती जाती है। ठीक है, इनका डोमिनेंस कोर्ट में बढ़ जाता है। अब ये जो रूलर्स आ रहे हैं वो एक कठपुतली की तरह आ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ नाम के रूलर हैं, और जो रूल कर रहा है, जो ये रूल कौन कर रहा है? चालीसा ग्रुप रूल कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चालीसा ग्रुप का एक पार्ट था बलवन, जिसको कि बलवन, ठीक है, जिसको इल्तुतमिश बनाया था, गवर्नर बनाया था। अब ये बलवन क्या करता है? जब
अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन महमूद को क्या बना देता है, राजा बना देता है। ठीक है, अब राजा नाम का कौन हो गया, नसरुद्दीन महमूद, लेकिन पावर किसके हाथ में है, बलबन के हाथ में है। ठीक है, तो ये नसरुद्दीन महमूद उसके सपोर्ट से, बलबन के सपोर्ट से राजा बन जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात चीज है, नसरुद्दीन महमूद को क्या कहते हैं, आइडियल किंग ऑफ कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का या फिर स्लीप डायनेस्टी का आइडियल किंग। क्वेश्चन पूछेगा कि आइडियल किंग कौन था, तो आइडियल किंग नसरुद्दीन महमूद को कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों, तो इसके दो रीजन थे, लॉयलिटी टू दिल्ली, ये बंदा बहुत दिल्ली सल्तनत के लिए काफी लॉयल है। ठीक है, इसके कारण, और ये वेरी सिंपल लाइफ, ये जो नसीरुद्दीन है ये बहुत ही सिंपल सादगी वाला जीवन जीता है। ठीक है, ना कोई अय्यास, ना मौज, ना मदिरा, ना नाच गाना, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल साधु की तरह इंसान है ये, और दिल्ली सल्तनत के लिए, लोगों में, जनता के लिए बहुत लॉयल है, जिसके कारण इसको उपाधि दी गई आइडियल किंग की। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो नयाब मुमालकत की जो पोस्ट बनी थी वो क्या थी, हमने भी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा, सब सुल्तान की पोस्ट थी, सब सुल्तान। अब ये बलबन की सपोर्ट से ये राजा बना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बलबन को सब सुल्तान बना देगा। ठीक है, बलबन अपॉइंटेड एज नयाब मुमालकत। अब बलबन सब सुल्तान बन गया, तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा अपना, बलबन नेक्स्ट रूलर बनेगा, बलबन विल बी नेक्स्ट रूलर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा रूलर है बलबन, इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते उतना लगा लो। अगर मेडावल हिस्ट्री से कोई 5 क्वेश्चन आने हैं, तो एक क्वेश्चन इससे आने के 99% चांस होते हैं कि इससे एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में देखा कि रजिया के बाद जो रूलर्स हैं, वीक रूलर्स आ रहे हैं। ठीक है, वीक रूलर्स। ठीक है, तो इस समय क्या है, दिल्ली में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ठीक है, तो जब बलबन गद्दी पे बैठता है तो उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला क्या है कि डिग्निटी ऑफ थ्रोन क्या घट चुकी है। ठीक है, अब जनता के अंदर थ्रोन के, मतलब राजशाही गद्दी के लिए उतना सम्मान नहीं बचा है, उतनी इज्जत बची नहीं है, मतलब राजा को समझते नहीं है, क्योंकि राजा, इससे पहले जो राजा थे वो बहुत कमजोर राजा थे, कठपुतली चल रहे थे, तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ बंगाल में रिवॉल्ट चल रहा है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम सिर्फ क्या होती है, मेवाती की। ये मेवाती वही रीजन है जो हरियाणा गुरुग्राम के पास है, जो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, वहां पे हिंसा हुई थी, ये वही रीजन है। ठीक है, तो ये मेवाती रीजन क्या था, यहाँ के जट्स थे। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि जो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए जाट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इनको यही टक्कर दे रहे हैं जाट्स। तो अब मेवाती क्या, ये फॉरेस्ट एरिया था वहां पर, ये मतलब दिल्ली के नजदीक था ये, तो ये मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये मेवाती की प्रॉब्लम है। तीसरा क्या, हम देख चुके हैं बैरम शाह के टाइम मंगोल का पहला इन्वेजन हो चुका है। ठीक है, तो बार बार मंगोल के इन्वेजन होंगे, उनका खतरा बना हुआ है। तो ये चार मेन प्रॉब्लम बलबन के सामने आ जाती हैं। अब ये गद्दी पे बैठेगा तो इनको सुधारने के लिए एक्शन लेगा। तो बलबन क्या करता है, जब गद्दी पे बैठता है, इससे पहले क्या करता है, अब जितने सक्सेसर होते हैं, ठीक है, जब नसीरुद्दीन महमूद को ये मारता है, ठीक है, उसके बाद जितने भी सक्सेसर होते हैं सबको किल करता है, सक्सेसर किल्ड। ठीक है, सारे सक्सेसर को किल करता है। अब इसके अलावा कोई है ही नहीं जो कि राजगद्दी पे बैठ सके, अब ये अकेला बलबन बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इसको डर क्या लगता है, ये चालीसा ग्रुप का पहले मेंबर था। ठीक है, तो इसको पता है कि ये लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इन्होंने कैसे रजिया सुल्तान को मरवाया था, तो ये जानता है कि ये इसके लिए खतरा बन सकता है। तो सबसे पहले काम ये क्या करता है, चालीसा ग्रुप को ही खत्म कर देता है, 40 के 40 लोगों को ये मरवा देता है। ठीक है, 40 किल्ड, सबको मरवा देगा ये। ठीक है, अब इसकी टेंशन खत्म हो गई, कोई सक्सेसर बचा नहीं है कोई भी, और चालीसा ग्रुप जो इसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता था उसको इसने हटवा दिया है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि गॉड थ्योरी ऑफ किनशिप ये देता है। ठीक है, इसको या कह सकते हैं डिवाइन थ्योरी ऑफ किनशिप, डिवाइन थ्योरी, ठीक है, ऑफ किंगशिप, इसमें जी लगा लीजिएगा। ठीक है,
फिर ये 2 टाइटल लेता है, एक लेता है जिल्ले इलाही, ये लेता है नियावत खुदाई। इस टाइटल का मतलब क्या होता है? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब ये टाइटल लेगा ये, तो पहला टाइटल लेता है जिल्ले इलाही, तो इसका मतलब क्या होता है कि शैडो ऑफ अल्लाह, किंग इज शैडो ऑफ अल्लाह। जब ये देखता है कि लोगों के अंदर राजा के लिए वो सम्मान, वैल्यू, डर नहीं बचा है, तो ये क्या कह देता है कि जो राजा जो है वो अल्लाह का शैडो, अल्लाह की छाया है, अल्लाह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो या इन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो राजा है वो अल्लाह के ही जैसा है, अल्लाह के ही बराबर है, तो उसका सम्मान करो, उससे डरो, उसकी इज्जत करो। दूसरा ये एक टाइटल लेता है नियामत खुदाई, इसका मतलब होता है किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ। दूसरा ये कहता है जो राजा है वो पृथ्वी पे किसका, अल्लाह का प्रतिनिधित्व करता है, उसको अल्लाह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये 2 टाइटल लेता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये ऑटोक्रेटिक रूल स्थापित करता है ये, ठीक है, मतलब तानाशाही रूलर है। क्वेश्चन बनता है कि स्लेव डायनेस्टी में या दिल्ली सल्तनत में कौन सा रूलर एक तानाशाही था, ऑटोक्रेटिक रूल था, तो वो कौन था? वो बलबन था वो, ठीक है। अब ये क्या और एक क्या काम करता है, ये ईरानियन कस्टम्स को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। ठीक है, ये कस्टम होते कौन से हैं? ये होता है सिजदा एंड पैबोस। पहला होता है सिजदा, एक और होता है पैबोस, ठीक है। ये दोनों है क्या? तो एक तरह के ये सल्यूट करने के ये सिस्टम होते हैं, ठीक है। पाइवोस में क्या होता था कि किसिंग दी फीट ऑफ किंग, इसमें क्या करता था कि जो भी दरबार में आता था उसको राजा की जूती या पैर को किस चूमना पड़ता था, ठीक है। और ये सिजदा क्या होता था? नी डाउन करके जो सल्यूट करते हैं ना, नी डाउन सल्यूट, ठीक है, ठीक है। घुटनों के बल बैठ के और सर जमीन पर झुकाकर जो सल्यूट करते हैं उसको ये सिजदा कहते हैं। तो ये 2 इंट्रोड्यूस करता है ईरान का सिस्टम, ठीक है। सेकंड ये और एक क्या करता है, ये ईरानी एक फेस्टिवल को भी स्टार्ट करता है, स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग ईरानी फेस्टिवल नौरोज, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि नौरोज किसने स्टार्ट किया था, तो ईरानी ये फेस्टिवल था जिसको बलबन ने स्टार्ट किया था। अब इसके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, ये मेवाती की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसका ये क्या करता है कि दिल्ली के पास में जो मेवाती रीजन था, इसमें जो जंगल था, ये जंगल को कटवा देता है, ठीक है, क्लियर दी फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट बचे नहीं तो ये मेवाती लोग छुपेंगे कहाँ, और अपनी इस फॉरेस्ट को क्लियर करके यहाँ पे आर्मी कैंप्स लगा देता है, ठीक है, ठीक है। आर्मी कैंप बन जाता है तो आर्मी ऑर्डर देता है कि जहां भी मेवाती मिले, ये उदम दंगा करें, ये ज्यादा शरारत करते हैं, इनको मारो, उनका फोर्सफुल कन्वर्जन करवा दो। तो इनको मारता है और साथ में से क्या करता है, इनको कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आता है, ठीक है। अगला एक काम और क्या करता है, ये दीवान अर्ज डिपार्टमेंट बनाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली सीधे देगा दीवान अर्ज किससे रिलेटेड था, तो ये आर्मी डिपार्टमेंट था, ठीक है, आर्मी डिपार्टमेंट, ठीक है। अगला ये काम और क्या करता है कि ये पहला राजा बनेगा ये जो कि स्पाइस को अपॉइंट करेगा, गुप्तचर या कहते हैं जासूस को। तो ये जासूस भी अपने मतलब अपॉइंट करता है। तो ये जासूस किस लिए, तो ये जासूस को भेजता है कि अब मेरी पूरी सल्तनत में जहां जहां मेरा राजपाट वहां पे जाओ और पता करो कहीं की कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, कहीं रिवोल्ट तो नहीं हो रहा, तो उसको पता लगाने स्पाइस को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह ये इसकी इस तरह हम देखते हैं कि ये ऑटोक्रेटिक रूल स्थापित कर लेता है। नेक्स्ट और ये क्या करता है कि लोगों में डर पैदा करने के लिए एक थ्योरी और देता है, आयरन
एंड ब्लड पॉलिसी कह सकते हैं या थ्योरी कह सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है खून और तलवार। मतलब ये तलवार के दम पर शासन करता, ठीक है। मतलब ये सादगी भरा इंसान नहीं है, ये बहुत मतलब कट्टर इंसान है। ये इसका सीधा मानना है कि जो अगर बात को ना माने तो सिर्फ तलवार के दम पे उसको मनवाओ या फिर उसको सीधे काट डालो उसको, ठीक है। मतलब बहुत ही मतलब क्रूर शासक है ये। अब होता क्या है कि मंगोल का इन्विजन हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इसका एक बेटा है, बहुत प्रिय बेटा है ये, शहजादा मोहम्मद, ठीक है। तो 1285 में क्या होता है, मंगोल का इन्वेजन होता है दिल्ली पे। तो अपने इस बेटे को भेजता है मंगोल से लड़ाई करने के लिए। इस लड़ाई में ये क्या होता है, ये एलिमिनेट हो जाता है, ये मर जाता है ये। तो बलवान अपने बेटे से इतना प्यार करता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको ये बहुत मतलब कि मिस करता है इसको, ठीक है। इसको बहुत याद आती है और इसकी याद में ये मतलब अपने आप खुद को सबसे दूर कर लेता है, कमरे बंद कर लेता है और उस याद में तड़प तड़प के इसकी क्या होती है, बलवन डाइड, डाई इन मेमोरी ऑफ हिज सन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था जो अपनी बेटी की या पुत्र की याद में अपनी प्राण त्याग देता है, तो वो बलवन था, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि जब बलवन मर जाता है तो हमने स्टार्ट में देखा बलवन क्या करता है कि जितने भी सक्सेसर होते सबको मार देता है वो, 40 ग्रुप को भी खत्म कर देता है। अब उसकी खुद की मृत्यु हो गई। तो अब दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई भी कैपेबल रूलर या सक्सेसर नहीं है जो कि गद्दी पर बैठ सके, ठीक है। मतलब कि अब दिल्ली की जो गद्दी है वो अनाथ हो चुकी है। तो इस कंडीशन को देखकर बर्नी अपनी बुक में लिखते हैं कि अनहैप्पी विद डेथ ऑफ बलवन द अमीर टोर देयर क्लोथ्स एंड स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड फॉर 40 days। अरे अमीर कौन है, जो भी कोर्ट में जो जैसे आज के जो कोर्ट में रहते हैं मंत्री कह सकते हैं, उलेमा जो अमीर होते थे, तो वो बलवन की मृत्यु से इतने दुखी होते हैं कि वो अपने कपड़ों को फाड़ चीर लेते हैं और 40 दिन तक जमीन पर सोते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उन्हें अब दिख रहा है कि बलवन की मृत्यु हो चुकी है और कोई भी आगे कैपेबल रूलर नहीं है जो कि गद्दी पर बैठ सके। तो उन्हें अब क्या दिख रहा है, उन्हें अब स्लेव डायनेस्टी का अंत दिखाई दे रहा है वो। तो इस अंत को देखकर वो क्या करते हैं, अपने कपड़ों को फाड़ लेते हैं और 40 दिन ग्राउंड पर सोते हैं, ठीक है। बर्नी बलवन के बारे में एक और रिमार्क करते हैं, हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्टीज पावर एंड जस्टिस, ठीक है। कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट किसके बारे में दिए, बलवन के बारे में, और किसने दिए, बर्नी ने दिए, ठीक है। अब इसका होता क्या है, लेकिन बलवन लास्ट रूल नहीं होता है। बलवन का एक और ग्रैंडसन होता है, ये इसका पोता होता है मुजुद्दीन काइकाबाद, ठीक है। अब ये गद्दी पे बैठता है, ये कुछ साल तक शासन करता है। उसके बाद क्या होता है, मलिक फिरोज है, ठीक है। ये मलिक फिरोज क्या करता है, बलवन की मृत्यु कब हो रही है, 1287 में, ठीक है। 1287 में ये राजा बन जाता है, ठीक है। अब 1290 में क्या होगा, जो मलिक फिरोज है ये इसको मार देता है, ये इसको मलिक फिरोज को मार देगा और खुद गद्दी पे बैठ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है और स्लेव डायनेस्टी एंड हो जाती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसमें जितने रूलर्स आए उनमें एक रूलर ऐसा था जो कि हिंदू था, ठीक है। तो उसका नाम लिख ले, तो लिख ले, ये इंपोर्टेंस को मार्क कर लेना इसको। इसका नाम था खुसरू शाह। शाह वाज फर्स्ट हिंदू सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब हमारा स्लेव डायनेस्टी जो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखें स्टार्ट करेंगे खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। जिन लोगों को भी इसका जो पीडीएफ चाहिए, नोट्स का पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ पे वीडियो की लिंक भी आती रहती हैं। और साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हम जल्दी 1-2 दिन में ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे।
और पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराएंगे इसी चैनल पे, ठीक है। आपको कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लीट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ कवर कराएंगे, ठीक है। अगर आप एक बार हमारी वीडियो देख लेगा, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा आपको पूरी जीएस का, ठीक है। ओके, थैंक यू।